नमस्ते। हम अभी इस वक्त सामाजिक प्रभाव एवं समूह प्रक्रम अध्याय के दूसरे भाग पर हैं। इसमें हम समूह निर्माण की प्रक्रिया, उसके घटक इत्यादि पर चर्चा करेंगे। समूह निर्माण किस प्रकार होता है या समूह किस प्रकार बनते हैं, समूह निर्माण का आधार क्या है, इन चीजों को हम इस अध्याय में देखेंगे। समूह निर्माण की जो अवस्थाएं हैं वो किस स्वरूप में शुरू होती हैं और उसके आगे का क्रम क्या होता है। जीवन में अन्य चीजों की तरह समूह का विकास होता है। जिस क्षण हम लोगों के संपर्क में आते हैं उसी समय हम समूह के सदस्य नहीं बनते, बल्कि कई अवस्थाओं से होकर गुजरकर बनते हैं। टकमैन एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया कि समूह कई विकासात्मक अनुक्रमों से गुजरता है, तो हम उन्हीं के अवस्था को आधार मानकर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उसमें सबसे पहला है निर्माण या आकृतिकरण की अवस्था। जब समूह के सदस्य पहली बार मिलते हैं तो समूह लक्ष्य एवं लक्ष्य को प्राप्त करने के संबंध में अत्यधिक अनिश्चितता होती है। लोग एक दूसरे को जानने का प्रयत्न करते हैं और यह मूल्यांकन करते हैं कि क्या वे समूह के लिए उपयुक्त रहेंगे। यहाँ उत्तेजना के साथ ही साथ भय भी होता है। इस अवस्था को हम निर्माण या आकृतिकरण की अवस्था यानी कि फॉर्मिंग स्टेज कहते हैं। प्रायः इस अवस्था के बाद अंतरा समूह द्वंद्व की अवस्था होती है, जिसे विप्लवन या झंझावात की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में समूह के सदस्यों के बीच इस बात को लेकर द्वंद्व चलता रहता है कि समूह के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, कौन समूह एवं उसके संसाधनों को नियंत्रित करने वाला है और कौन क्या कार्य निष्पादित करने वाला है। इस अवस्था के संपन्न होने के बाद समूह में नेतृत्व करने का एक प्रकार का पद अनुक्रम यानी एक के बाद एक क्रम विकसित होता है और समूह के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है इसके लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण भी होता है। फिर आता है प्रतिमान निर्माण की अवस्था। इस अवधि में समूह के सदस्य समूह व्यवहार से संबंधित मानक विकसित करते हैं। यह एक सकारात्मक समूह की पहचान के विकास का मार्ग भी बनाता है। चौथी अवस्था निष्पादन की है। इसमें समूह की संरचना विकसित हो चुकी होती है और समूह के सदस्य इसे स्वीकृत कर चुके होते हैं। समूह लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होता है। कुछ समूहों के लिए यह समूह विकास की अंतिम अवस्था हो सकती है। इसके बाद आती है समापन की अवस्था। जब समूह का कार्य पूर्ण हो जाता है तब इसे भंग किया जा सकता है, जैसे कि कोई समारोह, तो इस अवस्था को हम समापन की अवस्था कहते हैं। फिर भी हम ये बताना चाहेंगे कि सभी समूह हमेशा इसी तरह से व्यवस्थित ढंग से एक के बाद दूसरी अवस्था में नहीं होते। कभी कभी एक साथ कई अवस्थाएं आ जाती है या कई बार जो स्थितियां होती है वो समूह के निर्माण की अवस्था को आगे पीछे कर देती हैं। समूह निर्माण की प्रक्रिया की अवधि में समूह एक संरचना भी विकसित करता है। यह तब विकसित होती है जब सदस्य परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। समय के साथ यह पारस्परिक अंतःक्रिया निष्पादित किए जाने वाले कार्य के वितरण, उनके सदस्यों के उत्तरदायित्व और उनकी प्रतिष्ठा और स्थिति में एक नियमितता का भी प्रदर्शन करते हैं। देखिए कि किस तरह से एक समूह का निर्माण होता है। यह एक विकलांग व्यक्ति है, इसे इसने सहारा दिया, इसे भी सहारे की जरूरत है। ये इधर, फिर इधर भी कुछ लोग हैं जो अपनी आवश्यकताओं के मद्देनजर एक दूसरे से संबंधित हैं। यहाँ एक ऑफिस को के उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, जहाँ काम करने वाले कर्मचारी एक समूह का निर्माण करते हैं। देखिए, अभी जो हमने पीछे टकमैन की संरचना, टकमैन की अवस्था का जिक्र किया था, 5 अवस्थाओं का, कि जिसमें पहला है निर्माण की अवस्था, दूसरी है झंझावात की अवस्था, तीसरी है प्रतिस्थापन या मानक की अवस्था, निर्माण की आवश्यकता, चौथी निष्पादन की और 5वीं समापन की अवस्था।
हालांकि अब इन चीज की जरूरत तो नहीं है, फिर भी मुझे लगा कि ये होना चाहिए। जब हम फॉर्मिंग यानी कि निर्माण की अवस्था में होते हैं, तो देखिए कि किस तरह हम एक दूसरे से मिलते हैं और एक नए ग्रुप के निर्माण का विचार करते हैं। उसी तरह जब हम झंझावात की अवस्था में आती हैं, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। फिर वे विचारों से मिलकर एक सामान्य विचार की उत्पत्ति होती है और झंझावात की अवस्था समाप्त होती है। फिर आती है मानक विकसित करने की अवस्था। यहाँ एक दूसरे को सहारा देना। अगर एक ये बस उदाहरण है कि हमारे समूह में सभी लोग एक दूसरे को सहारा देंगे। फिर आती है निष्पादन की अवस्था, तो सभी मिलकर अपने कार्य को, अपने अपने हिस्से के कार्य को अच्छी तरह से निष्पादित करते हैं, समाप्त करते हैं। और चौथी अवस्था है कि जब हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो हम उसे समाप्त कर देते हैं। यहाँ देखिए कि एक टीम है जिसने अपना खेल प्रदर्शन से जीत लिया है, एक ट्रॉफी जीत ली है, तो इस समूह की आवश्यकता अभी समाप्त हो गई है। समूह की संरचना पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम आते हैं समूह संरचना के घटक पर। समूह संरचना के 4 घटक हैं। पहला है भूमिकाएं। सामाजिक रूप से परिभाषित अपेक्षाएं होती है जिन्हें दी हुई स्थितियों में पूर्ण करने की अपेक्षा व्यक्तियों से की जाती है। भूमिकाएं वैसे विशिष्ट व्यवहार को इंगित करती है जो व्यक्ति को एक दिए गए सामाजिक संदर्भ में चित्रित करती है। आपकी एक पुत्री या पुत्री की भूमिका है, क्षमा कीजिए, आपकी अगर एक पुत्र है या पुत्री है तो उसकी भूमिका के साथ कुछ निश्चित प्रत्याशाएं होंगी। या इसे इस तरह से हम समझ लेते हैं कि एक पुत्र या पुत्री के रूप में आपसे यह आशा की जा सकती है कि आप बड़ों का आदर करें, उनकी बातों को सुनें। इस तरह की बातें आपके सामने आएंगी। दूसरी अवस्था है प्रतिमान या मानक की। समूह के सदस्यों द्वारा स्थापित, समर्थित और लागू करने वाले जो व्यवहार होते हैं वे विश्वास के अपेक्षित मानदंड होते हैं। इन्हें समूह के अकथनीय नियम के रूप में माना जा सकता है। हर चीज लिखी हुई नहीं होती, कुछ चीजें चली आ रही होती है, अघोषित होती है, मान ली जाती है, तो इसे उसी तरह हम माना हुआ नियम कह सकते हैं। परिवारों में भी इस तरह के कई मानक होते हैं कि परिवार के सदस्यों का मार्गदर्शन करते हैं। इन मानकों को संसार को समझने के साझा तरीके के रूप में भी हम देख सकते हैं। कहते हैं ना कि ओ अच्छा उस परिवार का है तो उस परिवार के लोग तो घोड़े दौड़ाने में बहुत अच्छा कौशल रखते थे, या अच्छा उस परिवार का है, उस परिवार के लोग हमेशा दान कर्म में ज्यादा यकीन रखते थे। तीसरी अवस्था है हैसियत या प्रतिष्ठा की। समूह के सदस्यों को अन्य सदस्यों द्वारा दी जाने वाली सापेक्ष स्थिति यह बताती है कि उसकी हैसियत क्या है। यह सापेक्ष स्थिति या तो प्रदत्त होती है या फिर हासिल की हुई होती है, जिसे साधित या उपार्जित कह सकते हैं। और जो ये हासिल करने वाली बात होती है, यह व्यक्ति अपनी विशेषज्ञता या कठिन परिश्रम से अर्जित करता है। समूह के सदस्य होने से हम इस समूह से जुड़ी सभी प्रतिष्ठा प्राप्त करते रहते हैं। इसलिए हम सभी ऐसे समूहों के सदस्य भी बनना चाहते हैं जो प्रतिष्ठा में उच्च स्थान रखते हों, अथवा दूसरों के द्वारा अनुकूल दृष्टि से देखे जाते हों। यहाँ तक कि किसी समूह के अंदर भी विभिन्न सदस्य भिन्न भिन्न सम्मान एवं प्रतिष्ठा रखते हैं। एक समूह का उदाहरण तो आपका ये टीटीवी का ग्रुप है, जिसमें समूह पढ़ना और पढ़ाना ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अलग अलग लोग निभा रहे हैं। कुछ तकनीकी रूप से सहायक हैं, कुछ आपके शैक्षिक स्वरूप में सहायक हैं, कुछ आपको अन्य रूप में भी सहायक होंगे, आर्थिक रूप में सहायक हो जाएंगे, सामाजिक रूप में सहायक होंगे। तो इस तरह से हम अपने जो भी हमारे समूह के सदस्य हैं भिन्न भिन्न भूमिकाओं में हैं और अपनी भूमिकाएं निभाकर अपनी एक प्रतिष्ठा अर्जित कर रहे हैं। संसक्तता। समूह सदस्यों के बीच एकता, बद्धता एवं परस्पर आकर्षण को इंगित करने वाली चीज जो होती है उसे हम कहते हैं कि यह संसक्तता है। सदस्य एक सामाजिक इकाई के रूप में विचार रखते हैं, अनुभव करते हैं, साथ ही कार्य भी करते हैं, और अलग व्यक्तियों के समान जो समूह के सदस्य नहीं हैं उनकी तरह काम नहीं करते। अगर कोई समूह उच्च संसक्त है तो उसमें उस समूह में बने रहने की भावना तीव्र होती है, और जिनमें निम्न संसक्तता का भाव है
वो दल निष्ठा की भावना नहीं रखते, ज्यादा आत्मीयता भी समूह से नहीं रखते, उनके लिए समूह को छोड़ना आसान होता है। अब हम आते हैं समूह के प्रकार पर। समूह अनेक पक्षों में भिन्न होते हैं। कुछ समूह में सदस्यों की संख्या अधिक होती है, जैसे एक देश। कुछ में कम होती है, परिवार। कुछ थोड़े समय तक ही बने रहते हैं, जैसे एक समिति। कुछ कई वर्षों तक बने रहते हैं, धार्मिक समूह। कुछ उच्च रूप में होते हैं, जैसे सेना का समूह, पुलिस का समूह। कुछ अनौपचारिक रूप से होते हैं, जैसे कोई मैच देखने के लिए दर्शक। लोग विभिन्न प्रकार के समूहों के सदस्य हो सकते हैं। समूहों के प्रमुख प्रकार को हम आगे इस प्रकार से हम देखते हैं कि सबसे पहला है प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह। प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह के मध्य एक प्रमुख अंतर यह है कि प्राथमिक समूह पूर्व पहले से बने होते हैं, जो प्रायः व्यक्ति को प्रदत्त होते हैं, दिया जाता है, जबकि द्वितीयक समूह वे होते हैं जिसमें व्यक्ति अपनी पसंद से जुड़ता है, जैसे परिवार, जाति, धर्म। ये प्राथमिक समूह है। लेकिन राजनीतिक दल की सदस्यता ये द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह में मुखोन्मुख अंतःक्रिया होती है, घनिष्ठता होती है, शारीरिक रूप से समीपता होती है, एक सांवेगिक बंधन होता है। इनमें व्यक्ति के कार्य बहुत महत्व रखते हैं। विकास, जब हम विकास की प्रारंभिक अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति के और मूल्य और आदर्श के विकास में भी इन प्राथमिक समूहों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन द्वितीयक समूह में सदस्यों में संबंध निर्वैयक्तिक, अप्रत्यक्ष, कम आवृत्ति वाले होते हैं, यानी वो ज्यादा समय नहीं मिलते। प्राथमिक समूह में सीमाएं जो होती है उसके आर पार आप देख सकते हैं, लेकिन सदस्यों के पास इसकी सदस्यता को चुनने का विकल्प नहीं रहता, वो जन्म से आपके पास होती है। द्वितीयक समूह की तुलना में प्राथमिक समूह की सदस्यता को छोड़ना कठिन होता है, लेकिन द्वितीयक समूह जो है उसकी सदस्यता को छोड़ना और दूसरे समूह से जोड़ना आसान होता है। फिर आता है औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह। ऐसे समूह उस मात्रा में भिन्न होते हैं जिस मात्रा में समूह के प्रकार स्पष्ट एवं औपचारिक रूप से घोषित किए जाते हैं। एक औपचारिक समूह जैसे किसी कार्यालय संगठन के प्रकार स्पष्ट रूप से घोषित होते हैं। समूह के सदस्यों द्वारा निष्पादित की जाने वाली भूमिकाएं भी स्पष्ट रूप से घोषित होती है। ये दोनों जो समूह हैं संरचना के आधार पर भी भिन्न होते हैं। औपचारिक समूह नियमों, विधियों पर होते हैं आधारित। इनमें जो सदस्य होते हैं उनकी भूमिकाएं भी निश्चित होती है। जो मानक होते हैं उनका भी, उन्हें स्थापित करने में समूह सहायक होता है। कोई एक विश्वविद्यालय औपचारिक समूह का उदाहरण हो सकता है, लेकिन अनौपचारिक समूहों का निर्माण नियमों या विधि पर आधारित नहीं होता और सदस्यों में घनिष्ठ संबंध होता है। एक बार फिर से हम आते हैं प्राथमिक समूह द्वितीयक समूह पर। उदाहरण के लिए प्राथमिक समूह छोटे आकार का वह समूह है जिसके सदस्य आपस में निकट, वैयक्तिक, चिरस्थायी संबंध रखते हैं। इसके विपरीत द्वितीयक समूह वे हैं जिनके सदस्यों के बीच अंतःक्रियाएं अधिक अवैयक्तिक होती है और वे साझे हित पर आधारित होते हैं। यहाँ देखिए कि ये एक प्राथमिक समूह है, ये परिवार का उदाहरण है, और ये एक द्वितीयक समूह या अनौपचारिक, इसे औपचारिक समूह का उदाहरण है। ये इसे हम अनौपचारिक समूह का उदाहरण भी कह सकते हैं। औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह अपनी संरचना के आधार पर भिन्न होते हैं। औपचारिक समूह वे होते हैं जिनका निर्माण एक निश्चित नियम और विधि के तहत करते हैं। अनौपचारिक समूह वे होते हैं जिनका निर्माण किसी विशेष नियम या विधि के तहत नहीं किया जाता, इसकी कोई स्पष्ट आचार संहिता भी नहीं होती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये एक समूह है, ये बिल्कुल ही अनौपचारिक है। इसमें व्यक्ति कपड़े पहनना है या उनके व्यवहार करने का ढंग बहुत ही अनौपचारिक है, उसमें कोई नियम विधि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ एक समूह है जिसके कपड़े पहनने का ढंग, खड़े होने का ढंग, बातचीत करने का ढंग बेहद संरचित होता है। ये हमारा औपचारिक समूह है। तीसरा है अंतः समूह एवं बाह्य समूह। अंतः समूह स्वयं के समूह को परिवार, जाति एवं धर्म जो है इसे हम
के प्राथमिक समूह को कह सकते हैं, जबकि बाह्य समूह के रूप में हम राजनीतिक समूह को ले सकते हैं। इसे हम द्वितीयक समूह भी कहते हैं। फिर आते हैं कुछ और बातों पर। अभी अंतर समूह और बाह्य समूह से संबंधित बातें थोड़ी सी और हैं। जिस प्रकार व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से समानता या भिन्नता के आधार पर इस संदर्भ में करते हैं कि क्या उनके पास है और क्या दूसरों के पास है, वैसे ही व्यक्ति जिस समूह से संबंध रखते हैं उसकी तुलना उन समूहों से करते हैं जिनके वे सदस्य नहीं हैं। अंतर समूह स्वयं के समूह को इंगित करता है और बाह्य समूह दूसरे समूह को इंगित करता है। अंतर समूह में सदस्यों के लोग हम लोग शब्द का उपयोग करते हैं, जबकि बाह्य समूह के सदस्यों के लिए वे शब्द का उपयोग करते हैं। यह देखा जाता है कि अंतर समूह में सामान्यता व्यक्तियों में समानता मानी जाती है, उन्हें अनुकूल दृष्टि से देखा जाता है और उनमें वांछनीय जो कुछ लक्षण होते हैं वो दिखाई देते हैं। बाह्य समूह के सदस्यों को अलग तरीके से देखा जाता है। उनका प्रत्यक्षण अंतर समूह के सदस्यों की तुलना में प्रायः नकारात्मक होता है। अंतर समूह और बाह्य समूह का प्रत्यक्षण हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। यहाँ हम एक देख सकते हैं कि यह अंतर समूह है और यह एक बाह्य समूह है। यहाँ जब आप इस चित्र पर दृष्टिगोचर करेंगे तो खुद ब खुद अंतर समूह और बाह्य समूह का की विशेषता दृष्टिगोचर होने लगेगी। यह भी देखिए, यह एक अंतर समूह है और यह एक बाह्य समूह है। अब हम कुछ प्रश्नों को लेते हैं। निम्न में से कौन समूह का एक प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन समूह निर्माण की अवस्था नहीं है? निम्न में से कौन समूह संरचना के घटक नहीं है? हम इस अध्याय के दूसरे भाग को यहीं समाप्त करते हैं और तीसरे भाग को लेकर जल्द ही प्रस्तुत होते हैं।